नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। केमिस्ट्री को हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से कुल 9 अध्यायों में बांट के समझने का प्रयास कर रहे थे और इन अध्यायों को समझने के बाद इससे संबंधित एमसीक्यू को भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित था। इसको हम लोग टेस्ट के फॉर्म में बना रहे थे और टेस्ट 1 में आपको 150 सवाल सॉल्व करवाया गया था। इसी प्रकार से टेस्ट 2 जो है उसमें फिर से हम लोग 150 सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टेस्ट 1 जो था चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक था और ये जो टेस्ट 2 है हम लोग चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 8 तक का प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। इनसे रिलेटेड सारे वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। टोटल 22 वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो आप देख सकते हैं। और ये जो चैप्टर अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो वीडियो नंबर 15 से आप देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल 5वां चैप्टर से संबंधित है। यहाँ से आप सारे टॉपिक को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अभी जो आने वाले प्रश्न हैं उसको आप बना सकते हैं। अगर आप वीडियो देख लिए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखे हैं तो इस प्रश्न को सब बनाने के बाद आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पिछला टेस्ट को देखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री रिवीजन थ्रू एमसीक्यू एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ आपको टेस्ट 1 के 150 प्रश्न जो हैं वो सारे अवेलेबल हैं, जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का टेस्ट 2। और ये पहला सवाल है आपका, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया। तो देखिए यहाँ पे यूनेस्को द्वारा 2019 में एक जश्न मनाया गया रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। तो ये कितना साल हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। ये किस संदर्भ में बात किया जा रहा था, तो पीरियोडिक टेबल को समय के साथ साथ इसको सुधारा गया। मतलब तत्वों का जो आवर्त सारणी है वो फाइनली जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तो 1913 में मिलता है, लेकिन एक तरह से कहिए क्रांतिकारी परिवर्तन 1869 में मेंडलीव के द्वारा ही दिया गया था। और ये मेंडलीव जी जो है आपका 63 तत्व जो हैं उसको एटॉमिक मास के क्रम में इसको क्या किए थे, सजाए थे। तो इस तरह से इसमें सुधार किया गया। एटॉमिक मास जो वो सही आधार नहीं था, तब 1913 में इसको हेनरी मोजले के द्वारा एटॉमिक नंबर के आधार पे क्या किया गया, सुधारा गया। और इस तरह से हम लोगों को एक आधुनिक आवर्त सारणी मिलता है। तो इस तरह से ये 1869 के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न था और इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 150 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 साल का ये जश्न मनाया जा रहा था। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। देखिए तो हम लोग पढ़े थे आवर्त सारणी में, इस तरह से ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको वर्ग बोलते हैं और इस तरह से बाएं से दाएं जाते हैं तो उसको पीरियड या आवर्त के नाम से हम लोग जानते हैं। एक लिस्ट आप लोगों को वीडियो में बताया गया था, बोला गया था कि कम से कम वो लिस्ट याद कर लीजिएगा कि ऊपर से नीचे आता है तो घटता है, बढ़ता है, इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे और घटने बढ़ने के क्रम में वहां पे आप लोगों को बताया गया था। तो इन सब के बारे में डिटेल में तो हम लोग उस वीडियो में चर्चा कर ही चुके थे। थोड़ा बहुत जानने के लिए बस जानिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। तो कभी भी कोई न्यूट्रल यहाँ पे परमाणु है और वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो होता है वो लिबरेट होता है, यहाँ से उत्सर्जन होता है। इसी को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जा रहा है। तो जनरली क्या होता है, ऊपर से जब हम नीचे की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं तो किसी भी क्रम में यहाँ पे दिया गया है जैसे कि एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे क्या है, बढ़ती है, लेकिन ये बढ़ता नहीं, ये क्या होता है, घटता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, घटता जाएगा। इसीलिए स्टेटमेंट जो हो गया वो रॉन्ग हो गया। तो कारण क्या देता है इसका, मतलब इसका कारण क्या है, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे ये जो त्रिज्या है, रेडियस है, सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये बात तो सही है कि हाइड्रोजन आप लीजिएगा, लिथियम लीजिएगा, उसके बाद सोडियम लीजिएगा तो इसका त्रिज्या जो है वो बढ़ते जाएगा, इसका आकार तो बढ़ते जाता है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बढ़ने या घटने का कारण नहीं है। इसीलिए कथन तो गलत है, कारण सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। इसीलिए 4 ऑप्शन में ये आपका डी ऑप्शन सही होगा कि ए गलत है, आर सही है, आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इस तरह से आंसर जो बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 3, रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आवर्त के अनुदिश, पीरियड मतलब हम क्या होंगे, बाएं से दाएं समझेंगे। आयनन विभव के जगह हम लोग जो आप लोगों को वीडियो में बताए थे ऊर्जा वर्ड का यूज किए थे, आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग E1 E2 के संदर्भ में आप लोगों को समझाने का प्रयास किए थे।
धीरे धीरे कम होता है। यानी कि अब जब बाएं से दाहिने जाइएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। ये कम नहीं होता है, बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है इसको डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये आयनन ऊर्जा होता क्या है। जैसे ये आपका परमाणु है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आवश्यकता होता है उसी को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से ये आयनन ऊर्जा जो होता है वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। इसका रीजन आप लोगों को बताया गया था उस वीडियो में। रीजन ये होता है कि अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है और इस तरह से वो जो है एनर्जी आपको ज़्यादा लग जाता है। तो ये डिटेल से समझने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला तत्व, तो ये जो स्टेटमेंट हो गया वो गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो ये बात जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जैसे जैसे भार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लोगों को बताया गया वो क्या होता है, कम होता है। उसके बाद आपका स्टेटमेंट हम 3 देखें तो किसी निर्दिष्ट आवर्त में यानी पीरियड यानी बाएं से दाहिने जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता कम नहीं होगा। विद्युत ऋणात्मकता हम किसको कहते हैं, फिर से वही बात है कि इससे संबंधित सारे टॉपिक जो है वो आपको वीडियो में बताया गया है। थोड़ा सा समझने के लिए बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कितने बल से ये अपनी ओर आकर्षण कर रहा है वो वही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। यानी कि अगर ये ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, अगर कम जोर से अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो सामान्यतः क्या होता है, परमाणु संख्या जब बढ़ता है तो वो जो होता है ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बढ़ता है ना कि कम होता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। तो इसको बेहतर तरीके में समझने के लिए आप लोग आवर्त सारणी का जो वीडियो है उसको आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको बताया गया है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, देखिए पृथ्वी पे एक तो हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी जो होल है, मतलब पूरा का संपूर्ण पृथ्वी में अगर हम देखें किस तत्व का सबसे ज़्यादा मात्रा है तो वहाँ पे हम देखने को मिलता है आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर ऑक्सीजन देखने को मिलता है, इसके बाद सिलिकॉन देखने को मिलता है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम का निर्माण मिलता है, इसके बाद बहुत सारे तत्व यहाँ पे आते हैं। तो 118 तत्वों में इन सब तत्वों का संख्या सबसे ज़्यादा है संपूर्ण पृथ्वी का। लेकिन केवल अगर भूपर पट्टी का बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा ऑक्सीजन, ये लगभग आपको 46% आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर में आता है आपका सिलिकॉन जो कि 27% देखने को मिल जाएगा। लगभग में हम बता रहे हैं एल्युमिनियम जो है वो आपका 8% के आसपास मिल जाएगा। और इस तरह से आयरन जो है जो कि संपूर्ण में सबसे ज़्यादा मिलता था लेकिन भूपर पट्टी में ये तुलनात्मक रूप में कम मिलेगा और इस तरह से यहाँ पे 5% ही मिलेगा। अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो एक चीज़ पढ़े होंगे आपका, सबसे पहले पढ़े होंगे सियाल, उसके बाद पढ़े होंगे सीमा और उसके बाद आपका पढ़े होंगे आपका नीफे करके आप लोग पढ़े होंगे। तो इस तरह से सियाल में सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया आपका, ये सीमा में जो हो जाएगा आपका सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे नीफे में हो जाएगा निकेल और आयरन। तो इस तरह से आप भूगोल में भी इस सब के बारे में पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, भूपर पट्टी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक, तो अभी आप लोगों को बताया गया कौन था सिलिकॉन था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो निम्नलिखित में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो देखिए यूनिवर्स में तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाएगा, इसका आंसर हाइड्रोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी में पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में बहुत आसान सवाल है, 118 तत्व पाए जाते हैं फिलहाल के लिए अभी ज्ञात है। निम्नलिखित में कौन सा एक मूल तत्व है, देखिए तत्व किसको कहते हैं, सेम प्रकार का जब परमाणु आपस में मिल जाता है, एक ही प्रकार के जब परमाणु मिल जाते हैं तो वो तत्व होता है। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम का परमाणु यहाँ पे मिल जाएगा तो ये क्या हो गया, एल्युमिनियम का एक तत्व हो गया। अब यहाँ पे बोलता है देखिए हीरा, हीरा किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर। रेत, संगमरमर, शक्कर में और भी आपके अलग अलग आपको परमाणु देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हीरा में केवल आपको कार्बन देखने को मिलेगा, इसीलिए ये मूल तत्व जो होगा ऑप्शन बी होगा आंसर और इस तरह से हीरा हो जाएगा। हीरे का खनिजीय बनावट किससे संबंधित है, तो कार्बन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है यानी एलिमेंट नहीं है, तो देखिए गैस जो है वो तत्व नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाएगा, नाइट्रोजन भी पाया जाएगा। तो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े थे धातु, अधातु और उपधातु, ये जो होते हैं आपके तत्व कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पूछा गया था तत्व नहीं है, तो गैस आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है
रेडियो धर्मिता के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका विघटन होता है? विघटन मतलब टूटना यानी डीके होना। तो नाभिक क्या होता है? नाभिक से संबंधित ही ये क्रिया है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं? बैक्वेरल है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। रेडियो एक्टिविटा की खोज यहाँ पे हेनरी बैक्वेरल से संबंधित है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत प्राप्त होता है, तो ये पोलेनियम होता है, जो कि एटॉमिक नंबर इसका 84 है। और इस तरह से अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो ये भी बहुत आसान सवाल है। भारत के में नाभिक हथियारों का परीक्षण कहाँ जाता है? पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रेडियो एक्टिविटा मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर। एक जैसे यूनिट होता है मापने के लिए, अलग अलग मेजरमेंट होता है, यंत्र होता है, उसी तरह से इसका जो यंत्र है गीगर मूलर काउंटर, जो कि वीडियो में आप लोगों को लास्ट में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? बहुत आसान सवाल है, देख लीजिए 4 ऑप्शन में अगर आप ढूंढ लिएगा तो यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव है, अभी बोला गया था यूरेनियम जब टूटेगा तो पोलेनियम में 84 में टूटेगा, तो ये भी रेडियो एक्टिव है। जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर 40 है। और ऐसा भी हम जानते हैं लगभग 84 से ऊपर जब एटॉमिक नंबर रहता है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने का ज़्यादातर चांस उसका होता है। तो इस तरह से ऐसे भी जर्कोनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 40, तो यही नहीं होगा। लेकिन ये सब बहुत कॉमन नेम है, आप आराम से इसको जान सकते हैं। जर्कोनियम का एटॉमिक नंबर आपको नहीं भी पता है तो भी इसका आंसर आप बना सकते थे। अगला प्रश्न है, बीटा किरण में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन निम्न में से कहां से होता है? तो देखिए हम लोग पढ़े थे रेडियो एक्टिव डीके पढ़े थे, तो ये जो होता है नाभिक से होता है। इसमें 3 तरह के अदृश्य किरणें निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। देखिए अगर डिटेल में पढ़ना है तो बार बार कहा जा रहा है, वीडियो आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत सिर्फ समझने के लिए जान रहे हैं कि क्या है। देखिए मास में इसमें 4 में कमी होगा, अल्फा निकलेगा, 4 एटॉमिक मास यहाँ पे कमी होगा, और एटॉमिक नंबर यहाँ 2 का कमी होगा। बीटा जब निकलेगा तो एक्चुअली यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होते हैं वो टूटते हैं। टूटते किस में है? प्रोटॉन में। और इस तरह से यहाँ पे प्रोटॉन में टूटने के कारण इसका पॉजिटिव चार्ज में यानी कि परमाणु संख्या जो है, संख्या में 1 का वृद्धि हो जाता है। लेकिन चूंकि ये न्यूट्रॉन ही कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, इसीलिए परमाणु भार में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। तो भार में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। गामा में ना तो भार में अंतर होता है और ना ही संख्या में अंतर होता है, तो इस तरह से गामा में कोई किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पूछा क्या गया था। इससे संबंधित अभी 2-3 प्रश्न है, इसलिए ये चीज़ हम पहले बता दिए थे। बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निम्न में से कहाँ से होता है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, नाभिक में परमाणु के अंतः कक्षों से, नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन के क्षय से। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन टूटा तो यहाँ प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपका क्षय होता है। तो प्रोटॉन जो कन्वर्ट हो जाता है उससे एटॉमिक नंबर उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन यही न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ था प्रोटॉन में, इसलिए भार में किसी तरह का कोई कमी नहीं होता है। एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्षय होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन तो निग्लिजिबल मास होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसको हम लोग लेके नहीं चलते। तो ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे हम देखें तो बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व जो है रेडियो एक्टिविटा का प्रदर्शन नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यूरेनियम तो करता है, थोरियम भी ये करता है, एल्यूमिनियम ये तो आपका नहीं करता है। एटॉमिक नंबर आपका कितना है? 13 है। पोलेनियम 84 यहाँ पे बताया गया, ये भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिव गुण जो है वो नहीं दिखाने वाला। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस अक्रिय गैस किसको कहते हैं? जिसके बाहरी शेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हीलियम गैस को छोड़ के, हीलियम जो है उसमें मात्र 2 ही पाया जाता है, तो वो अपवाद है। तो देखिए जेनन हो गया आपका, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, रेडोन हो गया। तो रेडोन का एटॉमिक नंबर अगर देखिएगा तो आपका 86 है। और अभी आप लोगों को बताया गया 84 से ऊपर जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो रेडियो एक्टिव होने का चांस है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बाकी का अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर अगर देखिएगा तो इसका 54 है, हीलियम का तो जानते ही हैं, ये 2 है, इसका आपका 10 है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो एक्टिव तत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन से। तो अभी आप लोगों को बताया गया था कि गामा किरण जब भी उत्सर्जन होगा तो इसमें ना तो एटॉमिक मास में और ना ही किसी तरह के नंबर में किसी तरह का कोई चेंज हमको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? फिर से यहाँ पे पूछा गया है
कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडियो एक्टिव को खोजना है। यूरेनियम तो आप लोग जान ही रहे होंगे रेडियो एक्टिव है, ऐसे कोबाल्ट हो गया, आर्गन हो गया, क्रोमियम होगा, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। कोबाल्ट जो है एटॉमिक नंबर आपका 27 हो जाएगा, आर्गन का तो आप जान ही रहे हैं 18 हो जाएगा, क्रोमियम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे यूरेनियम का जो है 92 होता है और यही एटॉमिक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। निम्नलिखित में कौन से तत्व रेडियो एक्टिव है, फिर से यहाँ पे पूछा गया है, सीजियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, स्ट्रेंसियम हो गया और थोरियम। थोरियम कॉमन सा नाम है आपको, बहुत यूरेनियम, थोरियम ये सब रेडियो एक्टिव हो ही जाता है, बहुत कॉमन नाम है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए ये सबको बनाने में। क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पे 26 यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। देखिए आपको ध्यान में देखना है कि कौन नहीं है पूछ रहा है, कौन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो आपको नहीं खोजना है। देखिए कैडमियम जो है यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 48 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा भी रेडियम है, ये तो जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है। थोरियम और यूरेनियम बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रेडियो एक्टिव नमूनों को लेड के डिब्बों में क्यों रखा जाता है। लेड का डिब्बा का प्रयोग होता है क्योंकि वो भारी होता है, कठोर होता है, एक अच्छा अवशोषक होता है और बुरा चालक होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बताया गया था वीडियो में स्पेशली कि लेड के चेंबर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो लेड का चेंबर होता है वो जो होता है अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन होता है उसको अपने से पार होने नहीं देता, उसको रोक के रखता है और इसीलिए इसी चेंबर में या इसी तरह के बॉक्स में रखा जाता है। तो इसका आंसर जो है सी है। ये भी वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ वीडियो में आप लोगों को उससे जो चैप्टर आप लोगों को समझाया गया उसमें बताया गया है। तो ये सब प्रश्न बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। 28 देखते हैं सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। तो रेडियो एक्टिव तत्व अभी हम जैसे कि बोले कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 84 से जो भी ज़्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हम वहाँ पे हम बताए थे, जैसे कि आपको समस्थानिक पढ़े होंगे, एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम करके। प्रोटियम जो है इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन जिसमें एटॉमिक नंबर 1 रहता है, एटॉमिक मास भी 1 रहता है। ड्यूटेरियम जो रहता है अगर यहाँ पे हम बात करें ड्यूटेरियम तो ये जो है आपको ये समस्थानिक पे भी आपको ये सवाल पूछ सकता है। ये चीज़ को आप याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इसका 1 रहता है, एटॉमिक मास जो है वो 2 रहता है, ये समस्थानिक है। और ट्रीटियम जो है यहाँ पे जो है इसमें एटॉमिक नंबर जो रहता है हाइड्रोजन का 1 रहता है और मास जो रहता है वो 3 रहता है और यही एक रेडियो एक्टिव है। और इसका देखिए मास मात्र कितना है आपका 3 है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकृति के रूप में प्राप्त नहीं होता परंतु इसका कृत्रिम उत्पादन होता है। प्लूटोनियम, इसका उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका प्लूटोनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको आप इसका एटॉमिक नंबर अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो 94 है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। तो कृत्रिम रूप से इसको प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पे फिर से बहुत आसान सवाल है। इसका रेडियो एक्टिव तत्व में अगर आपको पूछा जाएगा तो ये कौन हो जाएगा, यूरेनियम। रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं, अल्फा बीटा और गामा किरणों का। बहुत आसान सवाल है। 32 में केरल के तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो थोरियम है, वहाँ पे आपका पाया जाता है मोनाजाइट पाया जाता है जो कि इसका अयस्क है। ये थोरियम THO2 होता है और ये केरल में पाया जाता है जिसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेडियो एक्टिव नहीं है आपको पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे नहीं खोजना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में आप जो है उसको खोज दिए। तो जर्कोनियम अभी बताया गया था, एटॉमिक नंबर इसका 40 है, तो ये नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा वो सी ही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है। नाभिक के क्यों अस्थिर होते हैं, तो जानते हैं हम लोग नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। और इस तरह से प्रोटॉन रहता है तो हम लोग जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे को ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और रिपेल करने के कारण, प्रतिकर्षण के कारण ये अस्थिर हो जाते हैं और इसी के कारण आपका अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो, इस तरह की किरणें, अदृश्य किरणें यहाँ पे निकलती हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का उच्च अनुपात। तो इसमें प्रोटॉन तो हम देख लिए, इसी के आसपास में आपका देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है वो भी किस में रहता है, केंद्र में ही रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखे होंगे तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम में 92 आपका प्रोटॉन रहता है तो 143 आपका न्यूट्रॉन रहता है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और इस तरह से यही कारण होता है कि ये बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाते हैं। इसका एक और फॉर्मूला भी है, उसको आगे अभी हम लोग जस्ट अभी देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में है, ये अस्थिरता जानने का एक फॉर्मूला है, उसी से ये बनेगा। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा नाभिक असंतुलित है। तो इसका एक फॉर्मूला है
N/P, जो कि वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। अगर इसका वैल्यू आपका क्या निकलता है, उच्च निकलता है, जितना उच्च निकलेगा वो उतना ही ज़्यादा अस्थिर होगा। या इसका उल्टा अगर हम बोले P/N, इसका वैल्यू जितना निम्न निकलेगा वो उतना ही ज़्यादा अस्थिर होगा। तो चलिए यहाँ पे सबको तो नहीं, हम डायरेक्ट आंसर का बता देते हैं। ये बेरिलियम का है, आपका एटॉमिक मास जो है वो कितना है, आपका 10 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो न्यूट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा 10 - 4 6 और बाई यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या हो जाएगा 4। ये कैसे किया है, चैप्टर नंबर आप 4 पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रोटॉन का संख्या कैसे निकाला जाता है, न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, सारा चीज़ आपको बताया गया। तो इसका रेशियो कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो 1.5। बाकी सबका निकालिएगा तो 1.5 से आपका कम ही निकलेगा और इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। यही फॉर्मूला से आप निकाल के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है असंतुलित नाभिक के उच्च रेडियो एक्टिविता का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अभी जो आप लोगों को फॉर्मूला जो बताया गया वही है, P/N का मान जो होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। तो अभी आपको देखिए यहाँ पे हम बताए थे P/N का मान अगर निम्न होगा तो वो उतना ही ज़्यादा अस्थिर होगा। इसी को आप उलट दीजिएगा तो N/P का मान जितना उच्च होगा वो उतना ही ज़्यादा अस्थिर होगा। मतलब दोनों से अस्थिरता ही पता चल रहा है, बस यहाँ पे उसी को रेशियो आप क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। तो इसके कारण ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, उच्च और निम्न वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे अगर हम देखें तो बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन अल्फा कणों के लिए असत्य है। देखिए यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को आपको ढूंढना है। तो ये सब चीज़ को आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसको ध्यान में रखें कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हम सारा, चूंकि बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ये उच्च भेदन क्षमता रखते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि गामा किरण बहुत ज़्यादा उच्च भेदन क्षमता रखता है। और ये चीज़ अगर आप हॉलीवुड पिक्चर देखते होंगे, हल्क मूवी, तो वो जो है गामा रेडिएशन से ही हल्क प्रभावित है। तो इस तरह से गामा का पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है, ये लाइट के वेग से जलते हैं और इसीलिए इसका पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे अल्फा के बारे में पूछा जा रहा था और ये था किसके बारे में, गामा के बारे में। तो इसीलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। एंटा एसिड किसे कहते हैं? तो ये भस्म को कहते हैं। स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारिजा निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। देखिए घुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप स्वर्णकार कहते हैं या ठग उग भी बहुत सारे करते हैं। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक आपका अनुपात होगा आपका नाइट्रिक एसिड का HNO3 का और 3 अनुपात आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। इससे जो घोल बनता है वो बहुत सारे धातुओं को अपने में घुला देते हैं। जैसे सोना चांदी को इसमें धो दीजिएगा तो उसका कण जो है वो घुल जाता है, जैसे मिट्टी पानी में घुल जाता है उसी तरह से यहाँ सोना चांदी इसमें घुल जाते हैं। तो इसी को यहाँ पे एक्वारेजिया कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको पूछा गया था। पीएच एक मूल्यांकन है। तो पीएच आप अम्ल, क्षार और लवण अगर पढ़ेंगे तो सबसे आसानी से बता सकते हैं। किसी घोल में अम्लीय और क्षारीय होने का ये क्या करता है, मूल्यांकन बताता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो जो भी उदासीन होगा उसका पीएच मान 7 होगा। शुद्ध पानी क्या होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। और इसलिए ये जो होगा आपका शुद्ध पानी हो जाएगा, उदासीन। 52 का अगर हम बात बोले कि 1 विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ऐसा कौन करता है? तो ऐसा करता है आपका क्षार, और इसीलिए आपको क्षार ढूंढना है। तो क्षार किसको कहेंगे? जो 4 से ऊपर जिसका पीएच मान होगा। तो पीएच मान यहाँ पे दिख रहा है 7.5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत बेसिक से सवाल आता है, अगर थोड़ा सा भी आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो बहुत आसानी से आप इस सब प्रश्न को बना सकते हैं। तो 43 है, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का समय पीएच मान होता है? मतलब कोई अम्लीय विलयन है तो उस समय का पीएच मान क्या हो सकता है? तो देखिए 7 से इधर तो सर ये तो न्यूट्रल होगा और ये सब क्षारीय है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 6 होगा। यही अम्लीय गुण दिखा सकता है। अब हम लोग देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब देखिए इसके लिए वर्ड किया जाता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपोहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन, तो जल अपघटन होता है। इसका सही आंसर यही है। 46 है, आयोडीनीकृत लवण होता है। तो इसका ऑप्शन है मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? देखिए लुईस अम्ल के बारे में अम्ल, क्षार और लवण में बताया गया था, तो यहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो ऐसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। देखिए तनु मतलब क्या होता है, पतला करना।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर पतला करना है तो पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। मतलब यहाँ पे बस कह रहा है कि पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है, इसलिए आप बोल रहा है पानी में अम्ल मिलाया जाता है, यहाँ अम्ल का मात्रा जो है वो कम है, यही कहना चाह रहा है। पानी, इसका कारण क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो इसका जो स्टेटमेंट कथन और कारण के बारे में यहाँ पे इसका सही अगर आंसर खोजे तो ये ऑप्शन ए होगा, यानी कथन भी सही है और इसके जो कारण है वो भी आपका सही दिया गया है। तो इस तरह से स्पष्टीकरण भी सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है? तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। निम्नलिखित में किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो नाइट्रिक एसिड का अगर आप फॉर्मूला देखिएगा तो क्या है आपका HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड का देखिएगा तो H2SO4। उसके बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखिएगा तो यहाँ पे HCl। उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? HCl में तो नहीं दिख रहा है ऑक्सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा C, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से आज हम लोग 50 सवाल सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग 50 सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे करते सारा चैप्टर का MCQ आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग अगर तरीके से अगर पढ़ा जाए तो बहुत बेहतर तरीके से कम समय में ही ज़्यादा अच्छा से तैयारी किया जा सकता है। नहीं तो एट रैंडम अगर आप पढ़ते रहिएगा तो पता चलेगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है लेकिन तैयारी उस स्तर पे पहुंच नहीं पा रहा है। तो अगर तरीके से पढ़िएगा, सीक्वेंस वाइज पढ़िएगा तो तैयारी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। और इसीलिए जुड़े रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय झारखंड।